एस्पार्टेम, ये शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा। ये एक तरह की मिठास है जो चीनी से भी 160 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम जैसी बहुत सारी चीजों में एस्पार्टेम मिला होता है और अक्सर इसे हेल्दी स्वीटनर कहकर भी बेचा जाता है या जीरो कैलोरी शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यह पाया जाता है। मगर अब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC, जो कि एक WHO के ही अंग है आप कह सकते हैं, उसने कहा है कि यह शरीर में कैंसर को जन्म दे सकता है। और इस शो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एस्पार्टेम को लेकर कौन सी चेतावनी WHO की इस संस्था देने की अब तैयारी कर रही है और कैसे इसे आपके जीवन या रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों से बाहर करना है। साथ ही जानेंगे इस मामले में अब सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन चर्चा करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट है IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है महेश झगड़े सर, जो कि पूर्व FDA कमिश्नर है महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होने की बात कही थी, बाद में कई रिसर्च में वो क्रॉस चेक हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, बात सही पाई गई। इसी तरह से ओवरनाइट वर्किंग और मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल में भी जो WHO ने बात कही गई है उसके बाकायदा एविडेंसेस हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को नकारने वाले कह रहे हैं कि साहब IARC जो है ये संस्था, इसके साइंटिफिक एविडेंस बेस नहीं है। लेकिन दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी, इन दोनों की एक ज्वाइंट संस्था है जिसे JECFA कहा जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 IARC। तो ये दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं ये एक ही दिन यानी कि जुलाई 14 या 15 के आसपास अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगी एस्पार्टेम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक साथ दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की एस्पार्टेम के ऊपर रिपोर्ट आने वाली है, उसके आधार पर हम पुख्ता तौर पर कह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर झगड़े, अक्सर ये देखने में आता है कि WHO कह दे, दूसरी संस्थाएं कह दे। कल ही हम शो कर रहे थे सर, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कनाडा में बैन, अमेरिका में बैन, लेकिन भारत में महाराष्ट्र सरकार में आपने देखा कि हाईकोर्ट ने फिर उनको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियम बना दें, अपने ऑब्जर्वेशंस दे दें और हमारे यहां उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाए? दीपक, इसमें दो चीजें हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा वो रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इसमें अभी ये जो एस्पार्टेम की बात की है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में ये हो सकता है। आपको अभी मालूम है कि इनकी रिपोर्ट आनी है जॉइंट कमिटी ऑफ WHO एंड FAO और IARC की रिपोर्ट आने वाली है, वो तो आएगी। ऐसा ही होता है। अभी 1901 यानी 122 साल पहले हीरोइन हाइड्रोक्लोराइड एक कफ के लिए मेडिसिन दिया जाता था। बाद में वो आपको मालूम है हीरोइन क्या बन गया। तो जब शुरुआत में आता है उसको लोगों को लगता है कि जिसका एस्पार्टेम आया और वो ऐसा स्वीटनर है, अच्छा है। लेकिन उसके परिणाम क्या है, उसके मॉलिक्यूल बॉडी में क्या करते हैं, कैंसर जनरेट करते क्या नहीं है, बहुत बात आता है। दूसरा, रेगुलेटर के पास कोई ऐसी इसकी कुछ ये है क्या जानने के लिए कि इससे कैंसर होता है या नहीं होता है, उसको परमिशन दिया जाए या नहीं जाए FDA ने और रेगुलेटर ने, उनके पास कुछ ना दे। दे डिपेंड ऑन ये जो IARC होती है और ऐसे जो WHO और FAO की संस्था है, उनकी ज्वाइंट कमिटी होती है, उनसे होती है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर, उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर होती है। मुझे लगता है कि ये सब चीजों में अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट किसके है, ये मार्केट प्रोडक्ट है। अभी जिसमें एस्पार्टेम यूज किया जाता है वो बहुत एसेंशियल है क्या, फूड करके एसेंशियल है क्या? मुझे लगता है कि नहीं है। तो ये रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है। अभी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, अभी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और पब्लिक को भी बताना चाहिए कि हम इतने फाइन केमिकल के लिए बॉडी नहीं बनी है। 25-30 लाख ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो बॉडी बनी है तो बहुत रॉ इसके लिए बनी है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्ट्स बना के बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं और इसका इस्तेमाल फिर कोलाज होता है, च्युइंगम होता है। इसकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि पब्लिक को एट लार्ज ये करना चाहिए कि इसमें
कुछ ना कुछ तो पाया गया है और उसमें Absolutely. कैंसर होने के आसार है। तो एब्सोल्युटली। इससे अगर किया तो आगे आके रिसर्च क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे कि आपको गुटखा और पान मसाला 1960-70 से लेके आया, फिर बैन करना पड़ा कभी जाके तो 2013-14 में, तब तक कितने कैंसर के लोग उसमें चले गए। और आईआरसी ने बहुत सारे पहले बताया था कि इसमें क्लास 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, अरिकानट यानी सुपारी हम खाते हैं उसमें भी कैंसर जो है, लेकिन कोई इसमें ऐसा बैन करने का कुछ होता नहीं है और उसके पे समय बहुत चले जाता है। अस्पार्टम की अभी एक बात आ गई तो अभी आ गई। अभी तक जितना भी अस्पार्टम का कितना टन इस्तेमाल किया गया होगा पूरे ये बहुत प्रोडक्ट्स, और ये उसका क्या असर हुआ होगा ये किसी को पता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। 1981 से इसको इजाजत मिली हुई है, अब जाके फाइंडिंग्स आ रही हैं, अब जाके बैन करने की बात, कितने सारे लोग एक्सपोज हो चुके होंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में भी कह रहा था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि सैंपल आपने लिए थे 2018 में और महाराष्ट्र सरकार ने उसको बैन करने की बात कही 2022 में, तो 4 साल तक। हाँ। दीपक देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं जब एफडीए कमिश्नर था, मैंने ये कंपनी बंद करवाई थी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया था 2013 में। अच्छा। बाद में जाके उन्होंने कोर्ट से ये किया था, फिर बाद में 2018 में बात आ गई और यूएस में उन्होंने विड्रॉ किया ये प्रोडक्ट, हमें कनाडा में विड्रॉ किया है। तो हम ऐसे जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम क्या पंचिंग बैग बन रहे हैं इसके मार्केट इकोनॉमी के? कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट डंप किया जाए, पैसा बनाया जाए। मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने कही तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर, रेगुलेटर पे सवाल उठते हैं। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने जॉनसन एंड जॉनसन वाले पे कुछ नहीं कहा। खैर, मैं बार बार उसका रेफरेंस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर बैन करने की बात आई तो फिर कंपनीज किस तरह से रूट निकाल लेती हैं बड़ी बड़ी, ये भी हम सबके सामने है। तो एक अगर ये हेल्थ को लेकर एक अलार्मिंग सिचुएशन ला रही है तो उसके बाद सरकार को ये देखना होगा कि कैसे वो इन प्रोडक्ट्स को बाहर करती है, क्योंकि अधिकार दोनों तरफ से होते हैं। कंपनियों के भी अधिकार है, नागरिकों को भी सुरक्षा का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शुगर फ्री के नाम पर जो कुछ भी मार्केट में बिक रहा है, क्या अब उन सारे प्रोडक्ट्स पर एक सवालिया निशान लगेगा या कुछ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होने की बात कही थी। बाद में कई रिसर्च में वो क्रॉस चेक हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, बात सही पाई गई। इसी तरह से ओवरनाइट वर्किंग और मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल में भी जो डब्ल्यूएचओ ने बात कही गई है उसके बाकायदा एविडेंसेस हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को नकारने वाले कह रहे हैं कि साहब आईएआरसी जो है ये संस्था, इसके साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नहीं है। लेकिन दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, डब्ल्यूएचओ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी, इन दोनों की एक ज्वाइंट संस्था है जिसे जेईसीएफए कहा जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 आईएआरसी। तो ये दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं ये एक ही दिन यानी कि जुलाई 14 या 15 के आसपास अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगी एस्पार्टेम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक साथ दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की एस्पार्टेम के ऊपर रिपोर्ट आने वाली है, उसके आधार पर हम पुख्ता तौर पर कह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर झगड़े, अक्सर ये देखने में आता है कि डब्ल्यूएचओ कह दे, दूसरी संस्थाएं कह दे। कल ही हम शो कर रहे थे सर, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कनाडा में बैन, अमेरिका में बैन, लेकिन भारत में महाराष्ट्र सरकार में आपने देखा कि हाईकोर्ट ने फिर उनको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियम बना दें, अपने ऑब्जर्वेशंस दे दें और हमारे यहां उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाए? दीपक, इसमें दो चीजें हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा वो रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इसमें अभी ये जो अस्पार्टम की बात की है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में ये हो सकता है। आपको अभी मालूम है कि इनकी रिपोर्ट आनी है जॉइंट कमिटी ऑफ डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ और आईआरसी की रिपोर्ट आने वाली है, वो तो आएगी। ऐसा ही होता है। अभी 1901 यानी 122 साल पहले हीरोइन हाइड्रोक्लोराइड एक कफ के लिए मेडिसिन दिया जाता था। बाद में वो आपको मालूम है हीरोइन क्या बन गया। तो जब शुरुआत में आता है उसको लोगों को लगता है कि जिसका एस्पार्टेम आया और वो ऐसा स्वीटनर है, अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम क्या है, उसके मॉलिक्यूल बॉडी में क्या करते हैं, कैंसर जनरेट करते क्या नहीं है, बहुत बात आता है। दूसरा, रेगुलेटर के पास कोई ऐसी इसकी कुछ ये है क्या जानने के लिए कि इससे कैंसर होता है या नहीं होता है, उसको परमिशन दिया जाए या नहीं जाए, एफडीए ने और रेगुलेटर ने, उनके पास कुछ ना दे। दे डिपेंड ऑन ये जो आईआरसी होती है और ऐसे जो डब्ल्यूएचओ और एफएओ की संस्था है, उनकी जॉइंट कमिटी होती है, उनसे होती है, और जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर, उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर होती है। मुझे लगता है कि ये सब चीजों में अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट किसके है,
ये मार्केट प्रोडक्ट है। अभी जिसमें अस्पार्टम यूज किया जाता है वो बहुत एसेंशियल है क्या, फूड करके एसेंशियल है क्या? मुझे लगता है कि नहीं है। तो ये रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है। अभी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है अभी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, और पब्लिक को भी बताना चाहिए कि हम इतने फाइन केमिकल के लिए बॉडी नहीं बनी है। 25-30 लाख ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये बॉडी बनी है तो बहुत रॉ इसके लिए बनी है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्ट्स बना के बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, और इसका इस्तेमाल फिर कोलाज होता है, च्युइंगम होता है। इसकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि पब्लिक को एट लार्ज ये करना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो पाया गया है और उसमें कैंसर होने के आसार है। तो इससे अगर किया तो आगे आके रिसर्च क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे कि आपको गुटखा और पान मसाला 1960-70 से लेके आया, फिर बैन करना पड़ा कभी जाके तो 2013-14 में, तब तक कितने कैंसर के लोग उसमें चले गए। और IARC ने बहुत सारे पहले बताया था कि इसमें क्लास 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। अरिका नट यानी सुपारी हम खाते हैं, उसमें भी कैंसर जो है। लेकिन कोई इसमें ऐसा बैन करने का कुछ होता नहीं है, और उसके पे समय बहुत चले जाता है। अस्पार्टम की अभी एक बात आ गई तो अभी आ गई। अभी तक जितना भी अस्पार्टम का कितना टन इस्तेमाल किया गया होगा पूरे ये बहुत और ये उसका क्या असर हुआ होगा ये किसी को पता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। 1981 से इसको इजाजत मिली हुई है, अब जाके फाइंडिंग्स आ रही हैं, अब जाके बैन करने की बात, कितने सारे लोग एक्सपोज हो चुके होंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के बारे में भी कह रहा था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि सैंपल आपने लिए थे 2018 में और महाराष्ट्र सरकार ने उसको बैन करने की बात कही 2022 में, तो 4 साल तक। दीपक देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं जब FDA कमिश्नर था, मैंने ये कंपनी बंद करवाई थी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया था 2013 में। अच्छा, बाद में जाके उन्होंने कोर्ट से ये किया था, फिर बाद में 2018 में बात आ गई, और US में उन्होंने विड्रॉ किया ये प्रोडक्ट, हमें कनाडा में विड्रॉ किया है। तो हम ऐसे जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम क्या पंचिंग बैग बन रहे हैं इसके मार्केट इकोनॉमी के? कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट डंप किया जाए, पैसा बनाया जाए। मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने कही तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर, रेगुलेटर पे सवाल उठते हैं। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने जॉनसन एंड जॉनसन वाले पे कुछ नहीं कहा। खैर, मैं बार बार उसका रेफरेंस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर बैन करने की बात आई तो फिर कंपनीज किस तरह से रूट निकाल लेती हैं बड़ी बड़ी, ये भी हम सबके सामने है। तो एक अगर ये हेल्थ को लेकर एक अलार्मिंग सिचुएशन ला रही है तो उसके बाद सरकार को ये देखना होगा कि कैसे वो इन प्रोडक्ट्स को बाहर करती है, क्योंकि अधिकार दोनों तरफ से होते हैं। कंपनियों के भी अधिकार है, नागरिकों को भी सुरक्षा का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शुगर फ्री के नाम पर जो कुछ भी मार्केट में बिक रहा है, क्या अब उन सारे प्रोडक्ट्स पर एक सवालिया निशान जिसकी जरूरत नहीं थी। जैसा कमिश्नर साहब ने कहा, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि इनको मेडिकल की अच्छी जानकारी है कि इन्होंने कहा कि इतने फाइन केमिकल के लिए हमारी बॉडी बनी नहीं इवोल्यूशन में। तो जब भी कोई नया केमिकल आए उसके रिसर्च को, खासकर कैंसर रिसर्च को आने में लगभग 20 साल का समय लगता है, और टन इस्तेमाल इसमें हो जाता है, और कितने लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर चुके होते हैं। तो हमें जरूरत है बनने की और अग्रसर भी है। और अंडर 30 की जो एज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंज्यूमर होता है एज ग्रुप, उसमें तो हम 2030 में दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहां किसी चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन का तंत्र ना होना, झगड़े सर ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूं, हमारा श्रिम्प जाता है, उसमें बोल देते हैं साहब आपके उसमें तो बैंड एंटीबायोटिक्स हैं, हम नहीं लेंगे। हमारी कितनी दवाइयां बाहर जा सकती है, कितना पोटेंशियल है, वहां पर जो है छोटी छोटी चीजों पे वो बैन लगा देते हैं, क्वालिटी इश्यूज के नाम पर, है ना। इसी तरह से दूसरे उत्पाद भी हैं, और दुनिया में इतने बड़े सवाल उठने के बाद हमारे कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है और हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? इसमें ऐसा है दीपक कि अभी दो चीजें इसमें फिर से बताऊंगा कि एक तो रेगुलेटर जो है उन्होंने बहुत ये करके कि इसके ऊपर क्या असर हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, अगर थोड़े भी असर होने के चांसेस है तो उसके लिए उन्होंने वेट करके उसके लिए थोड़ा सा सख्ती बरतनी जरूरी होगी। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि ये जो है वो एक कैपिटलिज्म का अभी कंट्रोल आ गया है, मार्केट इकोनॉमी का कंट्रोल आ गया है, वो सब कंट्रोल करते हैं और वो इवन रेगुलेटर को भी कंट्रोल करते हैं। मैं इस सिस्टम का पार्ट रहा हूं इसलिए मैं बताऊं। तीसरी चीज है कि रेगुलेटर सिर्फ रेगुलेट करता है। मुझे लगता है कि रेगुलेटर का ये भी जॉब है कि उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या चीजें खानी चाहिए क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चीजें ऐसे है कि वो हेल्दी पॉपुलेशन ही ज्यादा खाती है, क्यों खाने का है उसमें, बाकी चीजें तो कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये जो ऐसे केमिकल का, आई कॉल इट एज केमिकल असॉल्ट ऑन ह्यूमन बॉडी,
और ये केमिकल असॉल्ट की वजह से फिर किडनी, हार्ट, ये वो बहुत सारी बिल्कुल चीजें सर, जो होती हो रही है। जगदीश सर, मैं यहाँ पे देखिए, मैं जापान का उदाहरण देता हूं। इस रिपोर्ट के आने के बाद जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने डब्ल्यूएचओ को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, ऐसे में तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस हम में क्यों नहीं है? अगर वो बात सही है या गलत है, जो भी है, कम से कम वो कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए। हमें मालूम है कि हम इन सारी कंपनीज का बहुत बड़ा मार्केट है, तो एक हम इतने कॉन्फिडेंस से ये डब्ल्यूएचओ को क्यों नहीं बोलते हैं कि आप ये कंफ्यूजन मत कीजिए, या फिर हमारे यहाँ हमको एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट्स दीजिए? ये कॉन्फिडेंस हम में क्यों नहीं है सर? उसमें ऐसा है कि हमारा कानून जो है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए कानून बहुत अच्छा है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनली कंप्लायंट है, जैसे कि जापान के कानून है, यूएसए के कानून है, उतना वो अच्छा है। लेकिन वो कंप्लायंट होने के बावजूद उसके जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे जापान ने देखा वैसा कॉन्फिडेंस का कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है रेगुलेटर का, वो नहीं बन पाया इस देश में। मुझे लगता है कि उस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस एक बड़ा, सबसे बड़ा आप जैसे कर रहे हैं कि कंज्यूमर मार्केट है, उन्होंने दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी आएगा वो आना आएगा, हम ठीक है आप मार्केट कीजिए, लेकिन वो 100% उसका वो कोई गलत असर नहीं होगा, ऐसे करके उसको होना है। और मुझे लगता है कि फिर जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसके हम मेंबर्स है, डब्ल्यूएचओ है, एफएओ है, हमने उनको, जैसे जापान ने कहा, उन्होंने सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलस कंट्री है, उन्होंने तो बताना चाहिए कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा उसमें इफेक्ट होने वाली है, यू प्लीज टेल अस। लेकिन ये रेगुलेटर का कल्चर वैसा नहीं बना है, और मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से फिर ऐसी चीजें होती है, और बहुत बहुत चीजें आती रहती है। बिल्कुल सर, जैसे कि डॉक्टर लेनिन ने बताया, ये चीजें होती है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि ईज